चैप्टर का नाम ग्रेविटेशन। ध्यान से देखिएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉर पॉइंट मास। देखिए m1 और m2, ये इनके बीच का डिस्टेंस है r। तो हम तो न्यूटन्स मैकेनिक्स में जानते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। m1 जितना फोर्स m2 पे लगाएगा उतना ही m2 m1 पे लगाएगा, और ये फोर्स देखा गया प्रोपोर्शनल होता है m1 m2 के प्रोडक्ट के और r के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो प्रोपोर्शन का साइन हटाने पर यहाँ एक कांस्टेंट आता है जिसे कह देते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये जो g है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, g का वैल्यू क्या हो गया? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिख गया फॉर पॉइंट मास, m1 m2 दिख गया, और उनके बीच में लगने वाला ये ग्रेविटेशनल फोर्स का ये रिलेशन हमें दिख गया। और यदि ये दिख गए तब इस पे एग्जाम्पल कैसे होंगे? सिंपल एग्जाम्पल कि आप ये m l डिस्टेंस पे, ये m l डिस्टेंस पे, सॉरी l डिस्टेंस, और ये पार्टिकल m। अब ये जो तीन पार्टिकल दिखा या गया है पॉइंट पार्टिकल, इनमें से नाम मैं रख देता हूं A B C। फाइंड नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन पार्टिकल एट C। अब C वाले पार्टिकल पे नेट ग्रेविटेशनल फोर्स बताना है। तो हमें कहां पता? इधर दिखते हैं gm²/l²। ध्यान रखना, C को A अपनी तरफ बुलाएगा और C को B अपनी तरफ बुलाएगा। हम C पे लगने वाला फोर्स देखना चाहते हैं, तो आप क्या करो, अपने दो उंगलियों को A और पहले A और C के बारे में सोचना। दो उंगलियों को A और C पे रख दो और देखो दोनों उंगली नजदीक आना चाहेंगे। अट्रैक्टिव नेचर का होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो A C की तरफ, C A की तरफ। तो हम C पर देखना चाहते हैं फोर्स, तो C को A की तरफ जाते हुए देखो, और उसी तरह C को B की तरफ जाते हुए देखो, gm²/l²। और इनके बीच में इक्विलेटरल ट्रायंगल में 60 डिग्री। तो F नेट कितना हो जाएगा? F नेट हो जाएगा gm²/l² √3। सर ऐसा क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट a² + a² + ट्वाइस a cos 60 जो होता है ये हो जाता है √3a², ये हो जाता है a √3। तो जब a और b एक जैसे हों और तो उनका रिजल्टेंट 60 डिग्री पे होने पर a √3 कह देते हैं। तो उसी तरह ये gm²/l² √3 हो गया। जिनको ये फिर से समझना हो बताएं, एक बार और मैं कोशिश करूं। ये पॉइंट क्लियर? जी सर। यहां चेक करिए, ये जो पार्टिकल आपने रखा ये m फिक्स्ड, ये m फिक्स्ड, और यहां जो m है ये m0 फ्री टू मूव।
ये लेंथ है L और ये भी लेंथ है L। अब आपको बताना है स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये हैं सारे। अब आपको बताना है कि यदि इनको हम डिस्प्लेस कर दें इधर x, तो x डिस्प्लेस करेंगे तो आपको क्या लगता है, क्या ये यहीं रुका रहेगा जहां डिस्प्लेस कर देंगे? डिस्प्लेस करने पर उस m0 पे लगने वाला नेट फोर्स किधर होगा, चेक करिए। हाँ, तो नेट फोर्स जो होगा वो इधर होगा, डिस्प्लेसमेंट इधर करने पे। तो आपको क्या लगता है, क्या SHM होगा? होगा सर। तो प्रूफ करना है SHM और फिर टाइम पीरियड बताना है। शुरू हो जाओ। 2 मिनट। हाँ 2 मिनट नहीं 5 मिनट लो। हाँ तो सर मैंने देखा। सर हो गया सर। सर टाइम पीरियड आ रहा है सर 2 पाई अंडर रूट L क्यूब अपॉन 2 GM into m0। F नेट हो गया -2 GM स्क्वायर बाय अंडर रूट L स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये तो हो गया फोर्स कॉस थीटा वाला और ट्वाइस कर दिया क्योंकि ऐसे दो हैं। पहले तो फोर्स लिखा, फोर्स का कंपोनेंट लिया और उसको डबल कर दिया क्योंकि दोनों तरफ के, ये F नेट आ गया। और ये m स्क्वायर नहीं लिखना चाहिए मुझे m0 लिखना चाहिए। और जब इसको हमने m0 से डिवाइड किया, क्यों? क्योंकि ये किसका है, ये वैल्यू m0 से डिवाइड किया तो अभी हमें मिल गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन दिखने लगा GM बाई L स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। एक 2 तो पीछे है, m0 यहाँ कैंसिल आउट भी कर दिया। और cos थीटा का वैल्यू x अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। और तो यहाँ पर अभी क्या हम इसे SHM कह पाएंगे? आराम से सोचना। हाँ सर, वो एक्स स्क्वायर को सर नेग्लेक्ट कर देंगे ना। हाँ, तो हम ये लिख सकते हैं कि when x is far far less than L, then F जो हो जाए, एक्सलेशन जो हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 GM बाई L क्यूब इंटू x। और इसको किससे कंपेयर कर लेंगे? ओमेगा स्क्वायर एक्स से। ओमेगा हो गया अंडर रूट 2 GM बाई L क्यूब और टाइम पीरियड हो गया 2 पाई बाई ओमेगा 2 पाई अंडर रूट L क्यूब बाई 2 GM। अरे सर, ये तो ग्रेविटेशन SHM साथ साथ दिखने लगे, अच्छी बात है। यस सर। किन्हीं को डाउट हो तो बताओ। नो सर। अच्छा, यहाँ क्या ऐसे SHM हो पाएगा? ये MM फिक्स्ड है, फिक्स्ड है और ये मिड पॉइंट पे एक M0 है और इसको मैं X डिस्प्लेस कर दूं तो और रिलीज कर दूं
कभी नहीं होगा सर। नो सर, नहीं होगा। पक्का? हाँ सर पक्का। ये किधर भाग जाएगा? ये सर राइट ही भाग जाएगा सर। राइट ही भाग जाएगा। इसका मतलब है ये वापस आने से रहा, एसएचएम नहीं होगा। तो इस केस में हम क्या कहते हैं कि लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं है, और लाइन ज्वाइनिंग एम एम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एम नॉट स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसलिए उसके इर्द गिर्द एसएचएम करने लगता है। अब बारी आता है ये सोचने की, ये है M1 और इससे L दूरी पे या इससे B दूरी पे एक मजा नहीं आया, R दूरी पे यहां पर है एक रॉड, और ये रॉड जो है यूनिफॉर्म रॉड, ये रॉड है मास M2 और इसका लेंथ है L। अब बताना है फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन M1 ड्यू टू M2 रॉड। और आपको मैं ऑप्शन दे देता हूं, जी M1 M2 बाय R स्क्वायर, जी M1 M2 बाय R प्लस L बाय 2 का स्क्वायर, जी M1 M2 बाय R प्लस L का स्क्वायर, डी नन। फाइंड अच्छा नहीं लगे 2 मिनट यूज सर। कर दो। सर नन। अच्छा, बाकी लोगों को कौन सा ज्यादा पसंद आ रहा है, सी वाला या बॉम्बे बी वाला? पसंद आ रहा है सर हमको तो। बॉम्बे वाला या सी कैलकाटा वाला या आगरा वाला? वैसे नहीं आ रहा सर हमको। सर बी लग रहा है। अच्छा, यदि बी होता तो एक सबसे पहले सेंटर ऑफ मास थ्योरम पढ़ाया जाता है ग्रेविटेशन में, पढ़ाया जाता है या नहीं, जो ये कहता यस सर। कि सारे ऑब्जेक्ट के मास को सेंटर पे मान लो। यस सर। 1 मिनट होल्ड करना। हाँ आर के बताओ। नीचे ही ग्राउंड फ्लोर पे 004 में आ जाओ ना, स्कूटी। हाँ भीतर आओ, टावर 11, ठीक है, ठीक है, भीतर आओ और ग्राउंड फ्लोर पे ही 004 देखो, ठीक। हाँ नहीं, मैं क्लास में हूं ना, तुम आओ, रिंग करो, शुभम मिल जाएगा, ठीक। शुभम, शुभम चेक कर लियो, गेट पर आर के एल, गेट है शुभम, गेट पर आर के एल है, चेक करूँ, कंप्यूटर दियो। हाँ, अब ये बताइए मुझे कि सेंटर ऑफ मास थ्योरम तो ऐसा मैंने अभी तक कोई नहीं पढ़ाया। अच्छा, यदि ऐसा होता तो आपका आंसर इसके लिए भी क्या करते आप,
ये L लेंथ और ये M2 होता, और यदि ये R डिस्टेंस होता और ये M1 होता, तब आपका आंसर हो जाता जी M1 M2 बाई R स्क्वायर। ये ऐसा तो तब होता ना जब सेंटर ऑफ मास थ्योरम कोई आपको बताया जाता। तो ध्यान से देखिए, हमने कहां से स्टार्ट किया है? न्यूटन्स लॉ फॉर पॉइंट मासेस, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब वो जो है वो पॉइंट मास में वैलिड है, ठीक ना। अब यहां देखो, ये M1 है और यहां पे रॉड है M2, ये L लेंथ का रॉड है। आप क्या करो, X डिस्टेंस पे आओ और एक छोटा सा टुकड़ा लो, उस टुकड़े का लेंथ dx, तो उसका जो मास लिखेंगे dm2, वो कैसे लिखेंगे? m2 बाई l dx। और ये एट्रैक्शन फील करो इन दोनों टुकड़ों के बीच में, ये होगा df। ऐसे ही हर एक छोटे छोटे टुकड़े का एट्रैक्शन होगा, ऐसे ही हर एक छोटे छोटे टुकड़े का एट्रैक्शन होगा। तो आप पहला df लिखो और फिर समेशन अप्लाई कर देना, तो f1 और 1 और 2 के बीच का f नेट आ जाएगा, m1 और m2 के बीच का f12 आ जाएगा, या f आ जाएगा टोटल। और f कैसे? समेशन, यहां पर देखिएगा g m1 m2 बाई l dx। पाइन ताइन पूछ ले, चार पूछते तो बने भाई। नीचे चेक करो एक्स स्क्वायर, और अब आप समेशन का दूसरा फॉर्म इंटीग्रेशन देख रहे हो, जी m1 m2 बाई एक्स स्क्वायर, और x का मिनिमम वैल्यू कितना? r, और x का मैक्सिमम वैल्यू कितना जाएगा? r प्लस l। तो यहाँ इंटीग्रेट कर लेते हैं और वैल्यू आ जाता है जी m1 m2 अपॉन r इंटू r प्लस l। ये हो जाएगा फोर्स। इंटीग्रेशन में ये dm2 लिखना समझ में नहीं आया हो तो देखना ग्रीन कलर में, जब लेंथ l है तो मास है m2, जब लेंथ 1 है तो मास है m2 बाई l, जब लेंथ dx है तो मास है m2 बाई l इंटू dx, इसे कहेंगे dm2। किसी को फिर से पूछना है तो बताएं। नो सर, सर वो परपेंडिकुलर वाला बता दीजिए सर। चलो परपेंडिकुलर खेल लो। यहां पर ये L लेंथ है, मान लो ये L, ये L, ये भी L, क्या दिक्कत है? अब यहां M1 है और यहां M2 है, कौन सा रूल अप्लाई करोगे तुम बताओ? यदि पूरा रॉड L ही हो और ये R हो, चलो हटाओ ये LL करना फालतू, पूरा रॉड L और ये डिस्टेंस R, तो तुम तो करोगे यही ना जो पहले किया तुमने, Y डिस्टेंस पर जाएंगे और एक छोटा टुकड़ा dm2 देखेंगे, m2 बाई l इंटू dy, और फिर इसके साथ एट्रैक्शन df देखोगे। ऐसे ही नीचे वाले से भी आता तो नेट किधर आने की उम्मीद करूं? बीच में। तो हम f नेट कैसे देखेंगे? उस df का, वो जो छोटा सा आने वाला है df, g m1 dm2 बाई अंडर रूट r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर, उसका कौन सा कंपोनेंट? cos थीटा कंपोनेंट लेके इंटीग्रेट कर देंगे। थीटा का वैल्यू माइनस थीटा नॉट से प्लस थीटा नॉट तक। ये माइनस और प्लस थीटा नॉट का क्या चक्कर है सर? अरे ये थीटा 0 से शुरू करोगे तो यहाँ थीटा 0 होता, और यहाँ बढ़ते बढ़ते थीटा नॉट हो गया। तो मैक्सिमम थीटा नॉट की यदि मैं बात करता हूं तो यहां से चेक कर लीजिएगा,
tan थीटा नॉट कितना आएगा, L/2/r। cos थीटा नॉट लिखना होगा या sin थीटा नॉट लिखना होगा तो कितना आएगा, तो sin थीटा नॉट लिखना होगा तो ये आ जाएगा L/2/√r² प्लस L/2 स्क्वायर। तो ऐसे आपके पास sin थीटा नॉट, cos थीटा नॉट, tan थीटा नॉट तीनों आ गए। और इंटीग्रेशन के महारथियों को ये भी पता होता है कि या तो ये दो टुकड़े करें या फिर इनको डबल कर दें इंटीग्रेट करते हुए 0 से थीटा नॉट तक। और df के बदले हो गया था gm1 dm2 बाय r² प्लस y² स्क्वायर रूट में उसका होल स्क्वायर था तो स्क्वायर रूट हटाओ। और cos थीटा के बदले आप अभी तो चाहो तो cos थीटा ही रहने दो, dm2 के बदले चाहो तो डाटा रख दो, dm2 के बदले डाटा रख दो कितना, m2/l dy। और अभी भी dy से काम नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन आप थीटा में करोगे या y में, दो वेरिएबल यहाँ दिख रहे हैं। एक रिलेशन देखो, y इक्वल्स टू लिख सकते हो r tan थीटा, dy इक्वल्स टू लिख सकते हो r sec स्क्वायर थीटा टू थीटा। ले जाके इंटीग्रेशन का आप यूज कर लेना, निकल आएगा रिजल्ट। यस सर। सर यदि ऐसा हुआ तो खुद अकल लगाना, मुझसे मत पूछना। ये M1 ध्यान से देखना, M1 इधर L/4 और इधर 3L/4, इससे R दूरी पे है, ये M2 है और ये L है। तो नेट फोर्स किधर होगा, इस तरफ या इधर या इधर, 1 2 3 3। क्या ये अंदाजा लग रहा है? जी सर। ऐसा क्यों लग रहा है 3 की तरफ? मास ऊपर ज्यादा है सर। हाँ, तो आप इस जगह जब कैलकुलेट करेंगे तो केवल एक कंपोनेंट कैलकुलेट करने से काम नहीं चलेगा। जैसे df cos थीटा कैलकुलेट किया था वैसे ही df sin थीटा भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। और फिर दोनों के fx fy का रिजल्टेंट लेकर के नेट फोर्स बताओगे। अच्छा, यदि ऐसा होता, ये है सेमी रिंग, मास m2 और ये है m1, इन दोनों के बीच नेट फोर्स किधर लगेगा? सेमी रिंग और m1 के नेगेटिव y एक्सिस में। ये रिपेल करते हैं m1 m2 एक दूसरे को या अट्रैक्ट करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं सर। अट्रैक्ट करेंगे सर, पॉजिटिव y एक्सिस में सर। हाँ यार, तो ऐसे मत करो यार, टेंशन हो जाता है मुझे। ये x और y किधर होगा? पॉजिटिव y एक्सिस पे। यस सर। एफ नेट आएगा 1 और 2 के बीच का, कितना होगा? सर ट्राई करें सर, 1 मिनट 2 मिनट सर। देख ही लो यार, कहाँ टेंशन लेते हो। थीटा एंगल पे जाएंगे, डी थीटा एलिमेंट देखेंगे, लेंथ हो गया आर डी थीटा, इसको मल्टीप्लाई कर दे मास पर यूनिट लेंथ से, ये निकल आया dm2। और ये m1 और dm2 के बीच में एट्रैक्शन होगा, ये एट्रैक्शन तुम्हें df दे देगा। और df का इधर वाला f चाहिए तुम्हें, तो df का साइन थीटा कंपोनेंट ले लो और इंटीग्रेट कर दो। तो df कैसे लिखेंगे? gm1 dm2/r²। और साथ में कौन आ गया? साथ में आ गया इंटीग्रेशन 0 से पाई तक। और इसमें कंपोनेंट जब तक नहीं लिखेंगे कैसे काम चलेगा? साइन थीटा। m2 कहां से लिखें? तो gm1/r², m2 के बदले dm2 के बदले m2/πr इंटू r डी थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ इंटीग्रेशन पकड़ के यहां ले आओ, 0 से पाई तक देखो, 0 से वो पाई तक था ना, कॉस थीटा साइन थीटा में बदल जाएगा।
चेक कर लो। अरे ये साइन थीटा है, इंटीग्रेशन यस यहाँ सर, वो साइन कॉस थीटा में बदल जाएगा। कॉस थीटा में बदल जाएगा, कॉस थीटा 2 हो जाएगा, और यहाँ कैंसिल आउट हो रहा है ये आर और ये आर, ट्वाइस जी m1 m2 बाय पाई आर स्क्वायर। यस सर। अरे बात समझ में आ गई सबके? यस सर। यस सर। सर ग्रेविटेशन में तो सीधे सीधे लॉ लगता था, आप तो है सब में पकड़ पकड़ के कैलकुलस लगावा रहे हो, ये तो गलत बात है, ये तो अत्याचार है, कभी कभी करना पड़ता है, क्या किया जाए। तो एटलीस्ट इस बात पे कॉन्फिडेंट हो जाओ कि न्यूटन ने जो रूल दिया है वो पॉइंट मास है। और आप मुझसे ये पूछो कि जब सर रॉड वाला था इसमें तो आपने कंपोनेंट नहीं बनाए थे, लेकिन रिंग वाले में आपने कंपोनेंट क्यों बनवाया, पूछो मुझसे। तो यहां देखो dm2, उसका फोर्स df, बगल में देखो dm2, उसका भी फोर्स इधर df, उसके बगल में देखो dm2, उसका भी फोर्स इधर, सारे df एक ही डायरेक्शन में है, तो सम करते वक्त कंपोनेंट क्यों बनाएंगे, वेक्टर एक ही लाइन पे हो तो स्केलर की तरह ऐड कर देते हैं। लेकिन यहां वाला फोर्स df, उसके बगल वाला फोर्स df, उसके बगल वाला फोर्स df, ये सारे df अलग अलग डायरेक्शन में है। तो जब वेक्टर बहुत से हों अलग अलग डायरेक्शन वाले, तो हम उनके टुकड़े टुकड़े करते हैं x और y, x वाला टुकड़ा अलग इकट्ठा करते हैं और y वाला टुकड़ा अलग इकट्ठा करते हैं। df का कंपोनेंट बना लेंगे दो, एक cos और एक y, या एक cos दूसरा y cos या पहला cos कोई भी, और इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कर देंगे तो fx fy आ जाएगा। तो जहां पर हमें ऐसा लगे कि df के डायरेक्शन अलग अलग आ रहे हैं, वहां हमें कंपोनेंट लेके इंटीग्रेशन देखना होगा। सर जो सेमी सर्किल बारे में आपने एक ही को क्यों इंटीग्रेट किया? भाई मुझे नेट डायरेक्शन दिख रहा था y की तरफ, तो x वाला लेके कंपोनेंट इंटीग्रेट भी करते तो रिजल्ट 0 आता। सर मैं नहीं मानता भाई, df cos थीटा इंटीग्रेट करते cos थीटा sin थीटा होता, 0 से पाई में वो 0 हो जाता। तो इस तरह ये तैयार हो जाओ, अपने को तैयार करो कि कैलकुलस कहाँ यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे। कहाँ यूज करेंगे? तो जहां पॉइंट मास नहीं है वहां कैलकुलस के बारे में सोचना पड़ सकता है। और कैसे यूज करेंगे? तो कैसे यूज करेंगे, या तो एक ही लाइन पे आएगा सारे डीएफ का फोर्स, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर, और अलग अलग टुकड़े का डीएफ का डायरेक्शन अलग अलग आने वाला है, तो फिर इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता अपने। और न्यूटन्स थर्ड लॉ से जितना सेमी रिंग पार्टिकल m1 पे लगाएगा फोर्स, उतना ही m1 सेमी रिंग m2 पे लगाएगा। ये नहीं कि सर ये तो आपने m1 पे निकाला m2 पे बताओ, तो उसमें न्यूटन्स थर्ड लॉ मैकेनिक्स वाला आएगा। यदि गाल पे चांटा दिया तो गाल भी लाल और हाथ भी लाल, दोनों पे सेम फोर्स। नहीं सर ये सन्नी देवाल का हाथ था 2 किलोग्राम का, 2.5 किलोग्राम का, तो ना वैसे कुछ नहीं चलता, वो जितना गाल लाल उतना ही हाथ लाल। न्यूटन्स थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन पे, तो जितना फोर्स m2 m1 पे लगाएगा उतना ही m1 m2 पे लगाएगा, ये ध्यान रखना। यदि कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। अब न्यूटन ने बड़ी मेहनत की और मेहनत करके एक थ्योरम प्रूव दिया, 24 साल लगाया मात्र। न्यूटन के पास जब ग्रेविटेशन का रूल उसने सोचा, तो उसने सोचा कि यही मून और अर्थ के बीच में भी होना चाहिए, लेकिन ये तो उसके पॉइंट मास के लिए वैलिड था। मून और अर्थ तो ऑब्जेक्ट थे बड़े, तो उसको उस समय तक जो मैथमेटिक्स अवेलेबल था उसमें ऐसा कोई रूल नहीं मिला जिससे वो ये समझा सके लोगों को कि मून और अर्थ के बीच में भी यही फोर्स लग रहा है, Gm1m2/r²। उसके लिए उसने 24 साल वेट किया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को सोचने और पब्लिश करवाने के बीच। और 24 साल में उसने पहले मैथमेटिक्स का एक ब्रांच डेवलप किया जिसे कहते हैं कैलकुलस। फिर उसने एक थ्योरम प्रूफ किया जिसे कहते हैं शेल थ्योरम।
और ये थ्योरम क्या कहता है कि यदि कोई शेल है, तो शेल M2 मास का है, तो इनके बीच में जो आप फोर्स लिखने वाले हो, इनके बीच में जो फोर्स लिखने वाले हो, ये फोर्स ऐसे माना जाएगा जैसे सेल का सारा मास उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड हो। ये थ्योरम ये कहता है। क्या सुन पा रहे हैं आप लोग? Yes, यस sir. सर। यस सर। तो 24 साल की मेहनत है न्यूटन की इस थ्योरम के पीछे। पहले उसने कैलकुलस का पूरा मैथ्स का एक ब्रांच डेवलप किया, फिर उसने उसको यूज करके ये प्रूफ किया कि शेल के मास को उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड मान करके आप फोर्स लिखोगे जब बाहर कोई पार्टिकल है। केस 1। और इसका केस 2, यदि शेल के भीतर होता, सेल के भीतर रखा होता M1 और सेल होता M2, तो अकल लगाओ तो फोर्स कितना हो जाता? अरे अकल लगाओ यार, M2 के कारण M1 पे फोर्स कितना हो जाता? सर 0 आया था। ऐसा फील कर पा रहे हो? हाँ सर। यस सर। पक्का? तो हाँ सर, दूसरा सेंटर पार्ट पे। कहता है कि जब इनसाइड देखेंगे तो वो 0 होगा। अब इतना ही नहीं, यदि सेल के भीतर सेंटर पे ना हो करके कहीं भी हो इनसाइड, तब भी 0 होगा। ये उसने कैलकुलस अप्लाई करके प्रूफ किया। आप उस प्रूफ के मजे लो। मजे ये लो कि अब ये जो ऊपर वाले सारे पार्टिकल हैं, इनका जो अट्रैक्शन आएगा, और नीचे वाले जो सारे पार्टिकल होंगे उनका जो अट्रैक्शन आएगा, वो आपस में कैंसिल आउट हो जाता है। वो F इनसाइड 0 ही आता है, चाहे सेंटर पे हो या सेंटर से अलग हो। सर मेरा मन नहीं मान रहा, नीचे में ज्यादा पार्टिकल है। भाई तो ज्यादा तो है, लेकिन वो दूर है तो प्रभाव कम हो गया, लेकिन नंबर ज्यादा है। और ऊपर में नंबर कम है लेकिन नजदीक है, तो नेट फोर्स 0 आ जाता है। कैलकुलस से न्यूटन ने प्रूफ किया। बड़ा मेहनती था, आप मजे लेना उस प्रूफ का, खुद मत लग जाना आज मैं न्यूटन बनूंगा, टाइम कम है। थ्योरम क्या कह रहा है फिर से मुझे बताइए कि सेल के यदि बाहर है कोई पार्टिकल, तो उस पे सेल इस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स बनाएगा जैसे सेल का पूरा मास कहाँ कंसंट्रेटेड है? सेंटर पे। और यदि सेल के भीतर दूसरा पार्टिकल है तो उस पे सेल के कारण फोर्स नेट 0 होगा, चाहे भीतर सेंटर पे हो चाहे भीतर कहीं भी हो। चौबीस साल लगाने के बाद बना हुआ थ्योरम है बालक, तो ध्यान से देखो, सेट करो दिमाग में, बहुत इंपॉर्टेंट है सेल थ्योरम। क्या खासियत बताई कि न्यूटन ने सोचा पॉइंट मास के लिए, लेकिन उस समय तक उसके पास कोई मैथमेटिकल टूल्स नहीं था कि वो मून और अर्थ के बीच में उसे प्रूफ कर सके। तब उसने मैथमेटिक्स का एक ब्रांच डेवलप किया, और ब्रांच डेवलप करने के बाद उसने सेल थ्योरम अप्लाई की। सेल थ्योरम अप्लाई करके अब बताओ कि यदि ये सॉलिड स्फीयर हो, सॉलिड स्फीयर M2 मास का और M1 है, तो इनमें फोर्स कैसे लिखोगे? अकल लगाना। तो थ्योरम केवल सेल के लिए है। सर सॉलिड स्फीयर है सर, इसको भी सर सेंटर पे मान लेंगे। क्यों मान लोगे सेंटर पे? कारण दो। न्यूटन साहब बोल के गए सर। न्यूटन सर बोल के गए सर, उनके दिमाग लगा। न्यूटन साहब ने सेल के लिए बोला है, तुम कहो कि ये बहुत से मैं सेल देख रहा हूं सर, DM2, DM2 डैश, DM2 डबल डैश, DM2 ट्रिपल डैश, सारे सेल के मास को सेंटर पे मानना है। इसलिए ये सॉलिड स्फीयर का मास भी कहाँ चला आएगा? सेंटर पे। क्या कहानी पकाना सीख लिया? यस सर। F क्या लिखोगे? Gm1m2 बाय R प्लस A का होल स्क्वायर। यस सर। ये फील कर लिया या नहीं कर लिया? लेकिन फिर तुम्हारे सामने में बहुत बड़ा रहस्यमय एक सवाल आएगा कि यदि ये सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, और इसके भीतर ये पार्टिकल मौजूद है, ये सॉलिड स्फीयर M2 और ये पार्टिकल M1, लो मजे लो।
इसका क्या करोगे? आर पे क्या M1 पे भी लिख दे नेट जीरो? इसमें नहीं लिख सकते सर, इसमें नहीं लिखेंगे सर। ध्यान से देखो, ये बाहर वाला सेल, पहले वाले सेल के बारे में बताओ, इस सेल के कारण कितना? M1 पे इस सेल के कारण कितना? काला वाला सेल के कारण 0 सर। हाँ, सेल थ्योरम से। काले वाले दूसरे सेल के कारण कितना? 0 सर। काले वाले तीसरे सेल के कारण कितना? 0 पर्सन काले अंदर वाले आ जाएगा। चौथे सेल के कारण कितना? 0। ये लाल वाले सेल के कारण क्या 0 होगा? नो सर। दूसरे लाल वाले के कारण? नो सर। तीसरे लाल वाले के कारण? बनाओ तो सर। तीसरा लाल कहाँ है सर? हाँ, चौथा? नहीं होगा। तो हम लोग यदि ऐसे देख रहे हैं तो यहाँ पर ऐसे आते हैं और ये हमने इनको कलर किया, तो ये जो सेल है, इस सेल के ये बाहर हो गया M1। तो M1 पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना लगेगा? तो सेंटर की तरफ। और वो जो F लगेगा, ध्यान से देखना, GM1 लाल वाला M2 डैश बाई R स्क्वायर, क्योंकि वो जो सॉलिड स्फीयर होगा बना लाल वाला, उसके सारे मास को सेंटर पे ले जाओ, सारे सेल का मास सेंटर पे पॉइंट की तरफ पहुंचा दो, तो वो M2 को कहां देखोगे? M2 डैश को उसके सेंटर पे देखोगे। और M2 डैश कैसे लिखेंगे? तो M2 डैश कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। GM1 बाई R स्क्वायर M2 अपॉन 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। चेक कर लो तो कहानी समझ में आ गया या नहीं? GM1 M2 बाई R क्यूब इंटू R। ये जो फोर्स है ये R के प्रोपोर्शनल दिख रहा है। जैसे जैसे सरफेस पे आएंगे, यदि R टेंस टू कैपिटल R हो जाएगा, F हो जाएगा GM1 M2 बाई R स्क्वायर। चेक कर लो, कहानी सही सलामत है। अरे बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई सर। आ गई सर। तो यहाँ पर आपने एक नया और क्या पॉइंट सीखा कि सेल थ्योरम ही है गवर्निंग थ्योरम। न्यूटन्स का पॉइंट मास का रूल है और न्यूटन के 24 साल के मेहनत से आया हुआ कैलकुलस है और न्यूटन द्वारा प्रूफ किया गया सेल थ्योरम है। ये आपके पास जमा किया गया इंग्रेडिएंट्स है, इनको यूज करो, ग्रेविटेशन में मजे लो, आपसे गलती से भी गलती नहीं होगा। पूरे चैप्टर का की पॉइंट्स ध्यान से सुनो। न्यूटन का जो लॉ है वो पॉइंट मास के लिए वैलिड है। 24 साल लगा के उसने मैथमेटिक्स में एक ब्रांच डेवलप किया कैलकुलस, फिर उसने सेल थ्योरम दिया और फिर उसी को अप्लाई करके उसने ये प्रूफ किया कि अर्थ मून के बीच में भी वही रूल लगेगा जो पॉइंट मास के बीच में जैसे हम सोचते हैं, और अर्थ मून के सेंटर पे उसके मास को देखेंगे। और फिर हमने ये देखना शुरू कर दिया कि सेल के भीतर होगा कोई पॉइंट, सेल के सरफेस पे होगा कोई पॉइंट, या सॉलिड स्फीयर के भीतर होगा, सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे होगा। उन सबको हमने ऐसे देखना शुरू कर दिया। मैं मान के चलूं कि ग्रेविटेशन न्यूटन्स के लॉ को आपने देखना सीख लिया है? यस सर। यस सर। चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, अगले टर्न पे आगे कंटिन्यूड होगा। आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में जानकारी दी जाएगी, अलग अलग केसेस में उसे कैसे सोचते हैं। हाँ बोलो सर, वो ऑफलाइन क्लास होने